हेलो फ्रेंड्स, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आई शुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट और एटलीस्ट इनेबल यू गाइस कि आप लोग भी अपने आप से स्टॉक्स के एनालिसिस कर सको। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि आप कैसे स्टॉक एनालिसिस करते हो, कैन यू शेयर द वे यू डू इट। सो मुझे लगा मैं एक ये छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। ये कोई पब्लिक वीडियो नहीं है, जस्ट फॉर यू गाइस एंड ऑब्वियसली जस्ट फॉर एजुकेशन। मैं किसी स्टॉक का नाम कोशिश करूंगा नहीं लूंगा। सो बेसिकली इट इज़ टू मेक श्योर कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों के पास अपना खुद का फ्रेमवर्क हो इन्वेस्टिंग का। शुरू करते हैं। आई विल ट्राई टू स्पीक लिटिल फास्ट जिससे वीडियो छोटा रहे, आपको बहुत बोरिंग ना लगे। एंड एट द सेम टाइम बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहा हूँ, तो कोई पीपीटी या फ्लैशी ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली वर्ड पैड में मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा है एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। तो उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसमें मेजरली अपने चार एक्टर होते हैं। एक आपका हो गया मैनेजमेंट, कि स्टॉक का मैनेजमेंट कैसा है। दूसरा है बिजनेस। तो आपको बस यही समझना है कि ये सारा खेल इन चार एक्टर्स के बीच का है, राइट। तो मैनेजमेंट मतलब स्टॉक जो है उसका जो जो लोग उसको चला रहे हैं, ओनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। हम लोग इन चारों सेक्शन पे एक एक करके भी आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आपको 100 चीज़ें दिमाग में नहीं रखनी है। आप किसी भी स्टॉक को जब एनालाइज करोगे तो आप बस उसको इन तीन बकेट्स में सोचोगे। और मैंने एक अननोन अननोन बकेट बनाया है। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे लक फैक्टर करता है। जैसे कि हमको नहीं पता कल को जाके कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन चेंज हो जाए, या कोई बड़ा अच्छा प्रमोटर है उसका रोड एक्सीडेंट में ही गेट्स एक्सपायर्ड। कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो इसलिए वो अननोन अननोन भी एक फैक्टर होता है जो ज़्यादातर लोग नहीं कंसिडर करते हैं। लेकिन आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर या अच्छे इन्वेस्टर की बात सुनोगे तो वो बोलेंगे कि दे हैव बीन लकी आल्सो एट लॉट ऑफ टाइम्स। तो आपको लक को एक देना पड़ेगा फैक्टर, बिकॉज दुनिया में ये जो स्टैटिस्टिकली इवेंट्स होते हैं, दैट दैट प्रोबेबिलिटीज एंड जो स्टैट्स हैं दैट कैन रन इनटू मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस, लेकिन उसमें से एक ही कॉम्बिनेशन प्ले होता है लाइफ में। 99.9999% कॉम्बिनेशंस नहीं प्ले होते हैं। तो वो आपका अननोन अननोन है जो कि अपने कंट्रोल से भी बाहर है। तो इसको आप दिमाग में रखो, लेकिन इस पे आपको बहुत ज़्यादा डिलीजेंस नहीं करनी है। डिलीजेंस आपको करनी है मैनेजमेंट पे, बिजनेस पे और खुद के बिहेवियर पे। अगर इन तीन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो तो अननोन अननोन को आप, लक को छोड़ दो, लक विल फाइंड इट्स वे। अल्टीमेटली आप तीन काम अच्छे करोगे तो और कई बार अगर अटेम्प्ट करोगे तो आप एवरी टाइम यू विल नॉट बी अनलकी, यू विल मेक गुड मनी। लेकिन कैच ये है कि ये तीनों काम आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। और आप देखोगे स्टॉक मार्केट में पैसा लोग ज़्यादातर क्यों नहीं बना पाते हैं। नॉलेज की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की भी कमी नहीं है, एक से एक अमेजिंग लोग पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे सीए हैं, बहुत सारे सीईओ को बिजनेस की समझ बहुत अच्छी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ सकते हैं, डिसाइफर कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें घुमाते रहते हैं। लेकिन हो सकता है उनका खुद का बिहेवियर उतना अच्छा ना हो, इसलिए वो पैसा नहीं बना पाते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो जिन्होंने सीए या कोई हाई फाई फाइनेंशियल डिग्री नहीं की है, बट उनका अपने ऊपर खुद पे इतना कंट्रोल है एज ए इन्वेस्टर बिहेवियर कि विदाउट इवन सीए या कोई भी इन्वेस्टमेंट डिग्री या इवन एक्सेस टू मैनेजमेंट, दे स्टिल मेक लॉट ऑफ मनी। ऐसे बहुत सारे अपने पास एग्जांपल्स हैं। तो आप, इसीलिए ये एक बड़ी वैरिड और ओपन फील्ड है जहाँ पे आपको थोड़ा 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 तीनों चीज़ों का लेके पकड़ना पड़ेगा। एंड दैट इज़ हाउ आप एक प्रॉपर स्टोरी बनाओगे कि यार मैं इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे इस मैनेजमेंट में ये चीज़ पसंद है, इस बिजनेस में मुझे ये चीज़ पसंद है, और इनको मैं इनके साथ में इन्वेस्टेड रहूंगा जब तक ये दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। सो दैट इज़ वेयर आई एम कंट्रोलिंग माई इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। उसके बाद अननोन अननोन में जो होता है वो आउट ऑफ मेरे कंट्रोल में है। अगर पूरी मार्केट गिर रही है तो ये स्टॉक भी गिरेगा, लेकिन मेरा कन्विक्शन है क्योंकि मुझे मैनेजमेंट के बारे में पता है, मुझे बिजनेस के बारे में पता है, और मैं फॉलिंग मार्केट में इसको नहीं बेचूंगा। अगर मुझे बिजनेस की अच्छी समझ है, स्टॉक की अच्छी समझ है, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टर बिहेवियर की बात आती है कि मैं गिरे हुए भाव पे तो बिल्कुल नहीं बेचूंगा। मैं इसको तभी बेचूंगा जब मेरा गोल नज़दीक आ रहा है या जब ज़रूरत है मुझे पैसों की, करेक्ट। तो ये चार चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप कभी भी स्टॉक को देखो तो इन, प्रॉब्ली चौथा आप छोड़ ही दो, आप इन तीन एंगल से ही सोचो बेसिकली। सो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर बिहेवियर पे आते हैं। तो
एक हमको एज ए इन्वेस्टर खुद का इवेल्युएशन करना चाहिए। स्टॉक मार्केट भी बहुत सारे स्टॉक हैं, हजारों स्टॉक्स हैं, राइट? इंडिया के अंदर ही, मैं बाहर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप कितने शेयर्स खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। इट्स लाइक जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो आप मार्केट में जाके ये तो नहीं सोचते हो कि आपको जो जो दिख रहा है, बैगन उठा लिया, भिंडी उठा लिया, टिंडे उठा लिए। आपको पता होता है ना कि आपको 3 दिन की सब्जी खरीदनी है, या 5 दिन की सब्जी खरीदनी है, या किस टाइप की सब्जी खरीदनी है। सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एज ए इन्वेस्टर आपको मालूम हो कि आपको आउट ऑफ दैट बकेट कौन से सेक्शन पे टारगेट करना है, सो दैट आपका जो जॉब है वो छोटा हो जाए। आप अगर पूरी मार्केट को कॉम करने चलोगे या रिसर्च करने चलोगे तो आप कभी खत्म नहीं होगा वो काम। तो उससे अच्छा आप एक सेगमेंट पकड़ो, फिर सेगमेंट के अंदर सब सेगमेंट पकड़ो और वहां पे अपनी स्किल्स डेवलप करो। बट बिफोर दैट एक स्ट्रांग फाउंडेशन की जरूरत है किसी भी इन्वेस्टर को। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस विच गिव्स यू पीस कि चलो यार, मेरे बाद अगर कुछ हो जाता है तो देयर विल बी सम मनी विच विल बी माय फैमिली विल बी रिसीविंग। तो आप एक स्ट्रेस फ्री जोन में रहते हो। हेल्थ इंश्योरेंस ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उस समय स्टॉक मार्केट वार्केट कुछ मतलब नहीं रखता है। आप सीधा सीधा सारे स्टॉक्स बेचोगे और पहले तो अपना इलाज कराओगे या अपने फैमिली वालों का इलाज कराओगे, राइट? बाकी चीज़ें बाद में। कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए। तो उस चीज़ को आउटसोर्स करने के लिए आप एक इंश्योरेंस ले लो, जिससे कि आपको अपना बैंक या अपना डीमैट बहुत ज़्यादा ना ब्रेक करना पड़े किसी मेडिकल इमरजेंसी में। और उस कन्वीनियंस के बदले में आप थोड़ा सा फीस इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे आपको देना पड़ेगा। बट दैट विल इंश्योर कि आप जो भी, मतलब आपने इतनी यहाँ पे एनालिसिस कर ली और अपना पोर्टफोलियो वगैरह बना लिया, अचानक से 1 साल बाद कुछ अनफोर्सीन हो जाता है तो ऐसा ना हो कि ये सब कुछ बेकार हो जाए और आपको फिर से 2 साल बाद रीस्टार्ट करना पड़े। तो उस चीज़ को सेफगार्ड करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड भी इसीलिए ज़रूरी है जिससे कि कभी आपको अचानक से थोड़ी पैसे की ज़रूरत हो तो कहीं आपके पास पड़े होने चाहिए। ये नहीं कि शेयर बेच के किसी को बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, ऐसे कोई पगड़ी दे रहे हैं कहीं पे अगर रेंट पे आपको घर लेना है। और आइडियली कोई लोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोन और इन्वेस्टमेंट दोनों एक साथ चलते नहीं है। आप एक तरफ पैसे दे रहे हो और एक तरफ पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। लोन तो सत्य है, मतलब जैसे सनराइज करेगा ही करेगा, आपकी ईएमआई आएगी ही आएगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट में पैसा हो सकता है बने, हो सकता है ना बने। तो एक तरफ सर्टेनिटी है डाउनफॉल में, डाउन साइड में, और अप साइड में अनसर्टेनिटी है। तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। बेटर है आपके पास कोई भी लोन ना हो। लेकिन बहुत सारे केसेस में एक लोन अगर आपके पास है, कोई बहुत बड़ा, जैसे कि होम लोन हो गया, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप ठीक है, उस पे उसके साथ भी हम चल सकते हैं, लेकिन उस ईएमआई भर के पैसे आपको बचा के रखने चाहिए। लास्टली, पर्सनल लाइफ में थोड़ी रीजनेबल पीस की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये सब करने के लिए आपको दिमागी तौर पे शांत रहना पड़ेगा। तभी आप इतनी एनालिसिस कर पाओगे। और अगर ये सब चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो तो फ़ायदा नहीं है बहुत ज़्यादा इधर से भटकने का। आप सीधा सीधा इजी रास्ता पकड़ो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। आपको वहाँ से 12-14% के रिटर्न मिलते रहेंगे। लकी हुए तो थोड़े ज़्यादा भी मिल जाएंगे। और आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दो। तो एक रीजनेबल पीस की भी ज़रूरत रहती है, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है। ओके, एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब सब्जी खरीदने गए तो हो, लेकिन किस दिन के लिए, कितने साल के लिए? 3 दिन की सब्जी खरीदनी है, 5 दिन की सब्जी खरीदनी है, 1 दिन की सब्जी खरीदनी है? तो यू शुड नो कि आपका टारगेट क्या है। बच्चे की एजुकेशन हो गया, या अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो। तो बच्चे के एजुकेशन के लिए लेट से आपको लगता है कि आपके पास 50 लाख होने चाहिए। ठीक है, बच्चे का एजुकेशन का ज़रूरत कब पड़ेगी? यू कैन ऑल एक गोल स्पेसिफिक गोल सेटिंग आपको करनी चाहिए, जिसमें दो चीज़ें ज़रूरत इंपॉर्टेंट है, कि टाइम फ्रेम कितना है और अमाउंट कितना लगेगा। सो दैट ये बहुत ज़रूरी है। आपको जब अपने स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट बेचनी होगी तब ये काम आएगा। अगर आपको अमाउंट मालूम होगा और अगर आपको टाइम फ्रेम मालूम होगा, तो आप सेलिंग डिसीजन इजीली अनइमोशनली ले सकते हो कि यार मेरे पैसे बन गए हैं, मेरा गोल भी पूरा हो गया, लेट मी टेक दिस मनी ऑफ द टेबल। बाकी पैसे को आप डले रहने दे सकते हो। तो ये इसलिए ज़रूरी है, आपको अपने गोल्स आइडेंटिफाई होने चाहिए। और स्टॉक मार्केट में 5 साल के अंदर अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो, वो पैसा तो डालो ही मत, क्योंकि मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है। लंबे लंबे करेक्शंस भी हुए हैं पास्ट में, और कोई ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकता है। 3-4 साल बिल्कुल पैसे ना बने। तो शॉर्ट टर्म मनी नहीं डालना है। देन आपका ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, राइट? अब आप एक समझ लो आपकी बॉडी बन गई है, आप एक
जिम में जाके आप एकदम टोन हो गए हो, नाउ यू आर रेडी फॉर द फाइट। तो अब आपको जानना है आपको कौन से टाइप की फाइट करनी है, मतलब आपका रिस्क लेवल क्या है। आप सहवाग टाइप की, अभी क्रिकेट के पार्लेंस में मैं जा रहा हूँ, सहवाग टाइप की बैटिंग करनी है या ड्राविड टाइप की बैटिंग करनी है। ओके। और आपको हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि आप जब सहवाग टाइप की बैटिंग करोगे तो छक्के मारने की कोशिश करोगे, हवा में शॉट खेलोगे, आप आउट भी हो सकते हो। लेकिन ड्राविड टाइप की बैटिंग करोगे तो आप आउट नहीं होगे, लेकिन स्कोरिंग रेट स्लो रहेगा। तो फर्स्ट कॉल तो यही होती है कि आपको पैसे बनाने स्टॉक मार्केट में कितनी जल्दी बनाने हैं, बेसिकली रन बनाने हैं, कितनी कितने ओवर्स में बनाने हैं। तो आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पे डिपेंड करेंगे कि आपकी एज क्या है, आपके गोल्स कितने साल दूर हैं। अगर काफ़ी साल दूर हैं, लेट से 10-12 साल 15 साल दूर दूर हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे स्मॉल कैप वगैरह ले सकते हो। लेकिन कुछ अगर बहुत नज़दीक है तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। तो आपको रिस्क लेवल आइडेंटिफाई करना होगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही आदमी का, एज आई बिलीव, जो कि ज़्यादातर टेक्स्ट बुक लैंग्वेज नहीं है, ये लोग बोलते हैं कि यार आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हो, एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। एक ही आदमी अलग अलग गोल के लिए डिफेंसिव हो सकता है और अलग गोल के लिए अटैकिंग भी हो सकता है। तो मैं अगर अपने रिटायरमेंट किटी की बात करूं या कोई गोल जो बहुत दूर है उसके लिए आई एम सुपर एग्रेसिव। लेकिन अगर मुझे 5 साल में कोई घर बनवाना है या किसी को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजना है तो उसके लिए मैं डिफेंसिव प्ले करूंगा। तो आप आइडियली आपका रिस्क लेवल, एक बेसिक रिस्क लेवल तो होता ही है कि जैसे कई लोग होते हैं बोलते हैं मुझे स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, वो तो एक अलग ही लेवल की स्टोरी हो गई। बट आइडियली अगर आप ओपन हो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए तो विद इन दैट गोल के हिसाब से आपका रिस्क होना चाहिए। फिर दूसरा होता है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट ये है, सबसे मुश्किल काम यही है एक्चुअली स्टॉक मार्केट में, कि आप कैसे बैठे रह सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग। इमेजिन आपको एक कमरे में एक स्टूल पे बैठा दिया जाए और बोला जाए अगले 24 घंटे आपको कुछ नहीं करना है, या अगले 2 घंटे भी कुछ नहीं करना है, आप कर नहीं पाओगे। और वंस यू आर इनटू स्टॉक मार्केट, प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे इनपुट्स और नजेस और फीड्स मिलते रहते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है, कहीं से कोई रिपोर्ट पढ़ ली ये वाला स्टॉक अच्छा है। तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप सारी रिपोर्ट्स पढ़ो, सारे फीड्स लो, लेकिन उसके बेसिस पे रोज रोज अपना पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेंज नहीं कर सकते। सो इट्स लाइक यू हैव टू वर्क हार्ड बट स्टिल यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। मतलब आप स्टूल पे बैठे बैठे ही एरोबिक्स जिम्नास्टिक्स सब करते रहो। सो यू आर रीडिंग न्यू स्टफ, नए नए फीड्स ले रहे हो, लेकिन आप फिर भी मूव नहीं करोगे वहां से जब तक बहुत कॉम्पेलिंग रीजन नहीं होगा। ये है टेम्परामेंट। सिमिलरली अगर रिसेशन आ गया, करेक्शन आ गया, तब भी आप मार्केट से सारा पैसा हटा नहीं लोगे, राइट? या अगर मार्केट बहुत ऊपर चली गई तो आप, ये नहीं है कि आप फटाफट उसको बेच दिए। अगर आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है, उसमें अर्निंग ग्रोथ अभी भी आने वाली है और वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो आप फिर भी यू कैन स्टे पुट। वॉरेन बफेट को आप देख लो, उसने कोका कोला 78 में खरीदा था, आज तक नहीं बेचा। कैन यू बिलीव इट? और सबसे ज्यादा पैसा उसने इसीलिए बनाया क्योंकि उसका कंपाउंडिंग पीरियड बहुत ज्यादा रहा है। एनीवे मैं वॉरेन बफेट के बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, आप सब लोगों को इंटरनेट से मिलता रहता होगा। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कैन यू सिट स्टिल विदाउट मूविंग बट स्टिल टेकिंग लॉट ऑफ फीड एंड डूइंग लॉट ऑफ वर्क। वो मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम यही है। आधे लोग, आधे क्या है, मैं बोलूंगा 80% लोग पैसा सिर्फ टेम्परामेंट की वजह से ही नहीं बना पाते हैं। क्योंकि ये किसी के पास टाइम है नहीं, सब हाइपर अटेंशन वाले मूड में रहते हैं। 1 घंटे में पैसे बनाने हैं, एक दिन में बनाने हैं, 3 महीने बनाने हैं, 1 साल में बनाने हैं। बट ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो आपकी स्टाइल क्या है, आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। बट मेरे हिसाब से ज़्यादातर ट्रेडर लॉन्ग रन में पैसे नहीं बना पाते हैं। क्योंकि आप देखो ना, अगर आपको एक अच्छा स्टॉक मिल गया, एक अच्छा प्रमोटर, एक अच्छा बिजनेस, उसको बेच के फिर से आप सबसे पहले तो टैक्स दे दोगे गवर्नमेंट को 10% या 20%, डिपेंडिंग अपॉन 15% शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। तो आपके 100 रुपए के 85 रुपीज तो वैसे ही हो गए। सो अगेन स्टार्टिंग विद -15, तो आपको 20% प्रॉफिट तो बनाना है सिर्फ ब्रेक इवन पे आने के लिए, राइट? वो करोगे, फिर नई जगह नया लक है कि आप कौन सी वैल्यूएशन पे खरीद रहे हो। क्या अगले स्टॉक के भी प्रमोटर उतने ही अच्छे हैं, वो स्टोरी भी आपको समझनी पड़ेगी, राइट? तो बहुत सारे जो अननोन अननोन है या लॉ ऑफ एवरेज है, वो इट स्टार्ट्स वर्किंग अगेंस्ट यू अगर आप ट्रेडिंग तरीके से पैसे बनाना चाहते हो। जबकि इन्वेस्टमेंट में ये है कि अगर आप सही टाइम पे सही स्टॉक में लेके बैठ गए तो प्रमोटर और बिजनेस तो धीरे धीरे
प्रोग्रेस करता ही रहेगा, उसके साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी प्रोग्रेस करता रहेगा विदाउट एनी टैक्सेशन। तो आपको हर साल जो आप ट्रेडिंग में 10-15% दोगे, वो यहाँ बिना कुछ किए फ्री में आपका पैसा पड़ा हुआ है, वो बच गया ना आपके। प्लस अगर आपने 10% और भी बना लिए तो आप समझ लो बाकी सिचुएशन में -15 से +10 में आने के लिए आपको कम से कम 28-29% मारना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे 10% में आप बैठे बैठे आपने उतने पैसे बना लिए। ये सुनने में छोटा लग रहा है, लेकिन लंबे टाइम में इट विल मैटर अ लॉट। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मोस्टली ज्यादा पैसा बनाते हैं वर्सेस ट्रेडर्स। बनाते हैं ट्रेडर्स भी, लेकिन सक्सेस रेट कम है उसमें, 2-3% से ज्यादा ट्रेडर पैसे नहीं बनाते हैं। बाकी ज्यादातर लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट हो जाते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज कैचेज अप। इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ये है कि आप बैठ गए, अगर आपको अच्छा स्टॉक मिल गया तो लेट द कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ये मैंने अपने थॉट प्रोसेस का ही एक आउटपुट है। मैं इसको एक पिक्चर भी रखा हूँ इसके लिए। ओके, सो एक बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में, अभी मैं इवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टर पे ही हूँ, कि आपको अपने बारे में समझना है बिफोर रियली गोइंग शॉपिंग स्टॉक्स। सो यू नीड टू नो कि आपको कौन से एरिया में खेलना है। लार्ज कैप में खेलना है, मिड कैप में खेलना है, स्मॉल कैप में या एसएमई में। हर एक में आपके जो प्लेयर्स हैं, बॉलर्स अलग अलग हैं। जैसे आज़ाद मैदान में बहुत सारे पिचेस हैं, लेकिन अगर आपके पास रीजनेबल स्किल है, अपने एज ए इन्वेस्टर, अब आप बिजनेस की एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस अच्छी कर लेते हो, तो आप छोटे सेगमेंट्स में भी खेल सकते हो और वहां पे युवराज सिंह बन सकते हो, rather देन आप बड़े एरिना में जाके खोलो जैसे कि लार्ज कैप है। अब लार्ज कैप में कौन इन्वेस्ट करता है? मोस्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, बड़े डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, और बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वही आपके लार्ज कैप में मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं। और जितने भी लार्ज कैप है उनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, तो सबको मालूम है। तो यू कैन से कि उसमें जो बेस्ट माइंड है विद बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन दिस प्लेनेट, दे आर पुटिंग मनी ओवर देयर। और इन्वेस्टिंग तो गिव एंड टेक है ना, आप बेच रहे हो और कोई खरीद रहा है, राइट? या आप खरीद रहे हो, कोई बेच रहा है, सो देयर इज ऑलवेज टू पार्टी डूइंग हैंडशेक्स। तो हैंडशेक में बहुत ज्यादा लाइकलीहुड है कि जो दूसरी पार्टी है वो उसको आपसे थोड़ा सा ज्यादा मालूम रहेगा लार्ज कैप में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डाउन द लेडर आ जाओ, स्मॉल कैप्स में या एसएमई स्टॉक्स में, आई एम नॉट सेइंग कि आपको यही करना है, बट यू कैन थिंक लाइक दिस। उसमें अगर आपके पास थोड़ी भी स्किल है, मोस्टली एसएमई या स्मॉल कैप्स में कौन इन्वेस्ट करता है? म्यूचुअल फंड्स थोड़े बहुत, ज़्यादा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का एयूएम है नहीं इंडिया में। और कुछ नॉन स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स आते हैं, कुछ फैमिली ऑफिसेज आते हैं। एसएमई में तो ये लोग भी ज़्यादातर नहीं होते हैं, मोस्टली अपने रिटेल इन्वेस्टर्स ही होते हैं। तो आपका कंपटीशन इजी है, बॉलिंग आसान है, आप वहाँ पे छक्के मार सकते हो। बट आपको थोड़ी स्किल उसके लिए भी चाहिए होगी। तो यू डेवलप सम स्किल एंड स्टार्ट एट ए प्लेइंग फील्ड और एरिना विच इज मोर कंड्यूसिव फॉर योर रिटर्न्स। और क्रिकेट की तरह तो है नहीं कि आपने आज़ाद मैदान पे सेंचुरी मारी तो उसका इंपॉर्टेंस कम है वर्सेस इंटरनेशनल लेवल पे मारी उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट में तो प्रॉफिट इज प्रॉफिट, आप चाहे स्मॉल कैप में बनाओ चाहे लार्ज कैप में बनाओ। तो आपको क्यों नेसेसरीली वो टफ वाला गेम खेलना है? आप थोड़ा इजी वाला गेम खेलो और एवरेज क्राउड से थोड़ा ज़्यादा नॉलेज लेके रखो उन स्टॉक्स के बारे में। तो आपके जो जीतने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है। आई थिंक कहीं ऐसा लिखा नहीं है, बट दिस इज़ अ गुड पॉइंट विच आई थॉट आई शुड टेल टू यू गाइस, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग स्मॉल कैप और एसएमईज में इंटरेस्टेड हो गए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस एंड नॉलेज वाला पॉइंट, कि यू वांट टू बी मेडिocre प्लेयर एट ए नेशनल लेवल और ए सेलिब्रेटेड प्लेयर एट ए लोकल लेवल। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़ा प्लेइंग स्किल्स आनी चाहिए, सो यू हैव टू डेवलप दैट एंड देन ओनली यू कैन हिट सक्सेस। एक कैच इसमें ये है कि आपको कंटिन्यूअसली अपनी स्किल अपग्रेड भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सभी के पास है। अब यही यूट्यूब वीडियो है, दिस विल बी विद एवरीवन, राइट? और सिमिलर वीडियोस विल बी विद एवरीवन। तो स्लोली स्लोली यू हैव टू कीप योरसेल्फ गेटिंग अपडेटेड, सो दैट आप अपोजिशन की बॉलिंग से हमेशा थोड़ा सा ऊपर ही रहो। So once you know your level and your competence, your temperament and your risk level versus your goals, you will know where to aim. एंड एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये समझ लो कि उस एरिना में आपके कंपटीशन क्या है, वो क्या करता है। सो यू हैव टू बेसिकली डू द अपोजिट ऑफ देम, सो दैट आप उनके बिहेवियर से आप पैसे बना सको। बाकी लास्ट पॉइंट है कीप एडिंग मोर। एज ए सेड, इंटरनेट पे मटेरियल बहुत है एंड सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो स्किल सबकी अच्छी हो रही है, आपको अपनी भी स्किल अच्छी करनी पड़ेगी। बट
सारे के सारे जितने रिपोर्ट्स हैं टीवी न्यूज़ चैनल्स पे आप देख रहे हो, एक बड़ा सा फिल्टर लगा के रखो, क्योंकि बहुत सारा गार्बेज भी उसमें आएगा। इनफैक्ट द वे आई डू इट, कि अगर मुझे कोई भी एनालिसिस मिली हुई है या कोई रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसको समराइज करके सिर्फ एक लाइन देखूंगा कि उसका हेडिंग क्या था, क्या व्हाट वाज द मेन पॉइंट दे वर ट्राइंग टू टॉक अबाउट, और बस उस एक लाइन को मैं अपने दिमाग में ले जाऊंगा अंदर, बाकी सारा डिस्कार्ड कर दूंगा। सो दैट मुझे ये याद रहेगा कि अलग अलग एक एक लाइन करके आई विल गेट ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन आई कैन बेसिकली एसिमिलेट। वो मॉडल्स कहीं पे भी आप लगा सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि मैं ब्लूमबर्ग देख रहा था, उसमें ये आया कि इबुप्रोफेन और बिकॉज ऑफ दिस कोविड स्प्रेडिंग अगेन इन चाइना, ब्रूफेन और पैरासीटामोल की डिमांड बहुत हाई होने वाली है। और ये मुझे जो अपने इंडिया न्यूज़ चैनल्स में आया था उसके काफ़ी पहले ब्लूमबर्ग पे आ गया था। इनफैक्ट लोकली सिंगापुर और यहाँ से भी लोग अपनी फैमिलीज को ये सब मेडिसिन सप्लाई कर रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोविड की सिचुएशन देखने की जगह मैंने सिर्फ इस पॉइंट पे ध्यान दिया कि इस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, सो इमीडिएटली यू कैन बाई सर्टेन स्टॉक जो ये सब चीज़ें बना रहे हैं। सिमिलरली आपको कहीं ना कहीं से जो ट्रेंड मिलते हैं, आप बस उस ट्रेंड को पकड़ के एक लाइन में समराइज करके अपने दिमाग में रख लो, और फ्यूचर में आपको वैसा कुछ दिखता है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि शायद ये ट्रेंड फिर से प्ले आउट होगा। ये एक्चुअली एक तरीके का मेंटल मॉडलिंग है। और ये मेंटल मॉडल इसको समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, चार्ली मंगर ने इस पे काफ़ी लिखा हुआ है। आप ऐसे इमेजिन करो, जैसे आप किसी किसी भी आदमी से मिलते हो, हाउ डू यू एनालाइज कि वो आदमी अच्छा है या बुरा है? आपका एक मेंटल मॉडल होता है दिमाग में, जो बचपन से लेके जितना जितना आप लोगों से मिलते जाते हो, बात करते जाते हो, बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो, यू आइडेंटिफाई कि अगर ये आदमी इस ढंग से इस टाइम पे ऐसा बिहेवियर रखता है तो शायद ये अच्छा आदमी है या शायद ये बुरा आदमी है। वही मेंटल मॉडल आपको स्टॉक में भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ बन जाएगा, कि अगर ऐसा ऐसा मुझे पैटर्न दिख रहा है तो शायद ये स्टॉक अच्छा है या शायद ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मेंटल मॉडल में सब कुछ अपने दिमाग के अंदर घुसाओगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। सो जस्ट कीप फ्यू टॉपिक या समरी वन लाइनर इन योर हेड, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब जंक है। तो इतना सब करने के बाद आप इस सिचुएशन पे पहुंचे हो जहाँ पे आपकी बॉडी बन गई है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, दिमाग भी बन गया है, बिकॉज यू नो आपको कहाँ खेलना है और कैसे खेलना है, राइट? तो ये था इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टर, और मे बी इवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टर। मेजर पिलर, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, इसलिए मैंने इसी से स्टार्ट किया, इन्वेस्टर बिहेवियर। अब आते मैनेजमेंट और बिजनेस पे, फिर अननोन अननोन पे आएंगे। स्टॉक एनालिसिस में देखिए दो पिलर होते हैं, राइट? जिसने भी कंपनीज चलाई हैं उनको पता होगा कि दो ही चीजें होती हैं, एक तो है कि बिजनेस कैसा है, दूसरा है कि बिजनेस को चलाने वाला कैसा है। और ये तो बिजनेस के बारे में हो गया। अगर आपको खरीदना नहीं खरीदना है तो उसके लिए तीसरा पैरामीटर है कि वैल्यूएशन कैसी है। अगर ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो खरीद लो। अगर इसमें से दो चीज अच्छी हैं, तीसरी चीज नहीं अच्छी है, वैल्यूएशन, तो आप वेट करो कि वो कभी नीचे आएगा तभी खरीदूंगा। लेकिन अगर इसमें से आई थिंक बिजनेस या मैनेजमेंट खराब है, स्पेशली स्मॉल कैप्स में अगर मैनेजमेंट खराब है, तो आप, वैल्यूएशन डजेंट मैटर। सो इस पे भी आपको इंटरनेट पे दो तरीके के व्यू मिलेंगे। लोग बोलेंगे मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोग बोलेंगे बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा जो लार्ज कैप्स है वहाँ पे बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लार्ज कैप में एक सेट बिजनेस होता है, बड़ा बिजनेस होता है। अगर वो प्रॉफिटेबल है तो वो आगे भी प्रॉफिट जनरेट करता रहेगा, भले उसको कोई इडियट कल को चल के मैनेज करे। प्रोफेशनली मैनेज भी होते हैं बहुत सारे। लेकिन जो छोटी कंपनी है उनको अगर छोटे से बड़ा होना है तो सिर्फ अच्छे बिजनेस मॉडल होने के साथ साथ एक अच्छा मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक स्मॉल कैप में ये चीज़ इन्वर्ट हो जाती है। इनफैक्ट एसएमई में भी अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो दे विल फाइंड वेज टू इम्प्रूव द बिजनेस मॉडल। अगर बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं, उसको ट्वीक करके चेंज करके उसको कॉम्पिटिटिव बना देगा। सो इम्पॉर्टेंट है स्मॉल कैप में आप मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो। बिजनेस भी अच्छा मिल जाए तो नो प्रॉब्लम, राइट? दैट इज हाउ आप अपना सिलेक्शन फ्रेमवर्क टाइट कर सकते हो कि यार मुझे तो बिजनेस भी अच्छा चाहिए, मैनेजमेंट भी अच्छा चाहिए और वैल्यूएशन भी अच्छी चाहिए, तभी मैं खरीदूंगा। एंड दैट इज वन वे टू मेक ए फोकस पोर्टफोलियो। क्योंकि फोकस पोर्टफोलियो में आप 8 से 10 या 15 से ज़्यादा स्टॉक रखोगे नहीं, और स्टॉक के आइडियाज तो आपके पास हमेशा आते रहेंगे। तो अगर आपका इवेल्युएशन फ्रेमवर्क इतना टाइट है कि बहुत सारा उसमें से बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि वैसा नहीं है ना कि आपको हर रोज खरीदना है स्टॉक। आप ये बोल सकते हो कि यार मुझे तीनों चीजें अच्छी मिलेगी मैं तभी खरीदूंगा, अदरवाइज आई विल सिट टाइट।
तो बिजनेस में इजी है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आपको देखना चाहिए, बिजनेस की मोड देखना चाहिए। मैंने लिखा नहीं है मोड यहाँ पे, लेकिन वो अगर आप पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस देखोगे तो उसमें एक ही चीज होती है। मोड का मतलब होता है बिजनेस में स्पेशल क्या है, ये बिजनेस कितने दिन तक चल सकता है, और कॉम्पिटिटर इसको क्यों नहीं एंटर कर सकते हैं। अब छोटे स्टॉक्स में मोड बहुत तगड़ी नहीं होती है, अगर है तो वो एक्सेप्शनल बिजनेस है, मोस्टली नहीं होती है मोट, या फिर शैलो मोट होती है। तो आपको वहां पे ये देखना पड़ेगा कि जिस बिजनेस जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रहा है कंपनी, वो इंडस्ट्री कैसी है, वहाँ पे जनरली लोग पैसा आसानी से बनाते हैं या बड़ा मुश्किल से बनाते हैं। जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गई, आपको तीन ही चार बड़े प्लेयर मिलेंगे स्टील के, क्योंकि इतना तो उसमें कैपेक्स लगता है, माइनिंग से लेके उसको प्रोसेस करके बेचना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। वर्सेस लेट्स से एक आईटी का बिजनेस है, जहाँ पे कोई भी 10 दोस्त अगर वो कोडर हैं तो साथ में बैठ के एक आईटी कंपनी खोल सकते हैं, और 2 करोड़ से 10 करोड़ से 50 करोड़ तक रेवेन्यू ला सकते हैं। और उसमें उनको इन्फोसिस के लेवल का टक्कर देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बना लेंगे। तो हर इंडस्ट्री की जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो अलग है। वो आपको धीरे धीरे जब आप पढ़ते रहोगे अलग अलग स्टॉक्स तो मालूम पड़ जाएगा। वैसे इन जनरल मैं थोड़ा सा आपके लिए क्रैश कोर्स कर देता हूँ यहाँ पे। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो जो हिस्टोरिकली इंडिया में अच्छी परफॉर्म करती हैं, जैसे फार्मा है। फार्मा में अपने पास काफ़ी कॉम्पिटेंसी है, और आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ अच्छे वैल्यूएशन पे धीरे धीरे ग्रो ही करते जा रहे हैं। आईटी में भी वही है, फाइनेंस में भी, क्योंकि इंडिया अभी भी कंज्यूमर क्रेडिट और जो कॉर्पोरेट क्रेडिट है दैट विल टेक ऑफ, तो फाइनेंस भी अच्छा परफॉर्म करता है, थोड़ा सा रिस्की है समझना फाइनेंस को, बट इन जनरल ये इंडस्ट्रीज अच्छी हैं। कंज्यूमर फेसिंग जो भी चीज़, जैसे चिप्स हो गया, पोटैटो हो गया, कंज्यूमर थिंग्स, बिस्किट्स हो गए, इस टाइप के भी जो स्टॉक्स हैं दे यूजुअली परफॉर्म वेरी वेल, क्योंकि इंडिया में इतने खाने वाले हाथ और मुंह हैं दैट अगर आप थोड़ा सा सक्सेसफुल मॉडल बनाते हो तो यू कैन स्केल अप वेरी फास्ट। तो ये इंडस्ट्रीज में मोस्टली एवरेज मैनेजमेंट के साथ भी अगर आपका बिजनेस इसमें है और थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हो तो आप पैसे बना लोगे। मुश्किल बिजनेस है पीएसयू, आर एन डी फोकस, जहाँ पे आधे से ज़्यादा पैसा आर एन डी में ही जा रहा है। यू नेवर नो कि आर एन डी का रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव हुआ तो सारे पैसे तो वेस्ट हो गए, राइट। रेल रोड, जहाँ पे करप्शन ब्राइबरी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। सिक्लिकल स्टॉक्स, जहाँ पे स्टॉक 100 रुपए का 400 रुपए होगा, लेकिन 400 रुपए का फिर से 100 रुपए हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप उन स्टॉक्स को तो रख ही नहीं सकते, राइट। वो आप करीब करीब वहीं पर रहोगे। लो मार्जिन बिजनेस, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कोई भी प्लेयर ज़्यादा पैसा नहीं बना रहा है, 2% 3% ही बना रहे हैं। 2-3% इतना छोटा मार्जिन होता है, जैसे ही थोड़ा सा रफ पैच आएगा वो लॉस मेकिंग कंपनीज बन जाएंगी। तो करीब करीब सिक्लिकल पैटर्न्स ही फॉलो करेंगी वो। तो फार्मा में अच्छे मार्जिन होते हैं, हर कोई बना नहीं सकता। आईटी में अच्छे मार्जिन होते हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट सिर्फ एम्प्लॉय की सैलरी है और एक एयर कंडीशन रूम और कुछ कंप्यूटर्स हैं। फाइनेंस में अच्छे मार्जिन होते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट दोनों एक ही हैं। पैसे से ही पैसा बनता है, उसमें आपको कुछ अलग से क्रूड मटेरियल ऐड नहीं करना है, सिर्फ रिस्क असेसमेंट करना है। कंज्यूमर फेसिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि इंडिया का डेमोग्राफिक अभी अच्छा है। आगे चल के जैसे मेच्योर मार्केट जापान हो गई, जर्मनी हो गई, वहाँ पे कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक्स शायद उतना अच्छा ना करें। तो इंडिया के लिए ये वाले सेक्टर्स अच्छे हैं, ये वाले सेक्टर्स खराब हैं। ओके, आई एम ट्राइंग टू बी एज फास्ट एज पॉसिबल। तो हम कहाँ पे थे, इवेल्युएशन ऑफ ए स्टॉक में थे, राइट। मैं सेक्टर्स की बात कर रहा था। तो अब प्रॉफिट पूल हो गया, आपको ये देखना है कि जैसे मैंने बोला कुछ ही प्लेयर्स के पास सारा पैसा है, तो उसमें नई कंपनी के लिए, छोटी कंपनी के लिए आके डेंट मारना मुश्किल होगा। इंडस्ट्री ट्रेंड कैसी है, सनसेट है, सनराइज इंडस्ट्री है, सोलर इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये सब सनराइज इंडस्ट्रीज हैं। कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं या ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, कस्टमर डिलाइट ला रही हैं, वो मोस्टली आप बोलोगे कि दे हैव ए गुड फ्यूचर। वर्सेस पेट्रोलियम कंपनी या कोई भी पोल्यूटिंग टाइप की कंपनीज हैं, उनका मोस्टली फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे इन जनरल लेट से अगर आप, आपकी कोई कंपनी है वो एक सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, सेक्टर इटसेल्फ 12% 13% से ग्रो कर रहा है, तो वो कंपनी अगर सिर्फ इंडस्ट्री एवरेज भी डालेगी तो 12 13 15% तो वैसे ही उसको बनाना चाहिए। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो 20-25% बना सकती है। वर्सेस एक ऐसी इंडस्ट्री जो सनसेट है, जहाँ पे ग्रोथ ही 2% की है एनुअली, इंडिया में या ग्लोबली, वो आपको गूगल में रिपोर्ट पे मिल जाएगा, या कई बार उनकी मैनेजमेंट एंड डिस्कशन सेक्शन एनुअल रिपोर्ट में रहता है ये सब। तो अगर इंडस्ट्री ही 2-3% पे बढ़ रही है तो मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा टू इवन जनरेट 15 और 20% रिटर्न्स, राइट।
तो ये एक चीज़ आप हमेशा फैक्टर रखना कि बिजनेस की हालत क्या है, वो कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, इंटेंसिटी कैसी है, इंडस्ट्री सनराइज है सनसेट है, मार्जिन कैसे हैं इन जनरल। तो कई बार आप देखेंगे स्मॉल कैप में मार्जिन काफ़ी कॉम्प्रेस्ड होते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे मार्जिन हिस्टोरिकली बनते ही बनते हैं, आप ये अज्यूम कर सकते हो कि मार्जिन आज कॉम्प्रेस्ड है, फ्यूचर में इट कैन गो अप, तो आपको वहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। सेकेंड इज मैनेजमेंट, ये तो छोटी कंपनीज में बहुत ज़रूरी है देखना। मैनेजमेंट का मतलब उनका कॉम्पिटेंस लेवल और एक्सपीरियंस कैसा है। एक्सपीरियंस में हमें 40 साल वाले एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्टली एज के साथ डिज़ायर और इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो प्रेफर यंगर गाइज जिनके एनर्जी लेवल अच्छे हैं, एज मे बी 30s 40s में हो। 70s और 60s वाले थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मतलब लॉन्जिविटी की इशू है वहाँ पे। फिर उनका आपको देखना होगा फोकस कहाँ है, कैपिटल कहाँ डाल रहे हैं, डायरेक्शनली बेटर जगह पे डाल रहे हैं वर्स जगह पे। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसका मार्जिन 10% है प्रॉफिट का, तो ऐसा तो नहीं है वो कोई किसी ऐसी जगह पे डाल रहे हैं नया कैपिटल जहाँ पे मार्जिन 5% है। तो यार उससे अच्छा तुम 10% वाले में ही डालो ना, या 12% का कोई नया बिजनेस एरिया ढूंढ लो, अगर पुराना 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 प्रोडक्ट सैचुरेट हो गया है। तो आपको ये फोकस देखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक चीज़ बहुत अच्छी कर रही हैं, लीडर हैं, लेकिन वो नए एरिया में वेंचर करती हैं और ज़्यादातर उनके मार्जिन कम होते हैं, तो ऐसी कंपनी से पैसे नहीं बनते हैं, क्योंकि इवेंचुअली योर गुड मनी इज गोइंग आफ्टर बैड मनी। देन कैपिटल एलोकेशन डिसीजन, कई बार उनकी टाइमिंग आपको देखनी होती है कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, टाइमली डिसीजन उनको लेना चाहिए। और मोस्टली डेट से कैपिटल एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। मोस्ट लाइकली सबसे अच्छी बात है अगर आप इंटरनल एक्यूरल से करते हो, खुद जो पैसे रिजर्व्स में बना रहे हो, प्रॉफिट जो आप ईयर ऑन ईयर बना रहे हो उसको यूज करके आप कंपनी एक्सपेंड कर रहे हो, या इवन अगर इक्विटी डाइल्यूशन थोड़ा बहुत कर रहे हो तो इट्स ओके। लेकिन हमेशा डेट लेके अगर कैपिटल एलोकेशन कर रहे हो तो इट्स लाइक आप तलवार अपने सर पे रख के तब कूदने निकले हो, सो इट्स ऑलवेज वेरी रिस्की डेट वाला जो एलोकेशन होता है। प्लस टाइमिंग, टाइमिंग उनकी कैसी है, रिसेशन के टाइम पे अगर कोई एक्सपेंशन कर रहा है तो आई थिंक बहुत अच्छा नहीं है। आइडियली रिसेशन से ऑप्टिमिज्म के बीच में एक्सपेंशन करना चाहिए, सो दैट जब ऑप्टिमिज्म आए मार्केट में तो दे शुड बी रेडी विद देयर कैपेसिटीज। और एकदम पीक में अगर कोई बहुत बड़ा प्लांट डालता है तो वो भी एक इशू है, क्योंकि कई बार आप ऑप्टिमिज्म में आके डालते देते हो प्लांट, लेकिन डिमांड उसके बाद स्लो डाउन हो जाती है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट जो है दे स्टार्ट ईटिंग अप इनटू प्रॉफिट मार्जिन। तो आपको ये देखना होगा कि पैसा कहाँ डाल रहे हैं, किस समय डाल रहे हैं और कैसे डाल रहे हैं। And obviously for that they should have a number of years left, energetic years left behind them। एंड सिर्फ सेल्स से सब कुछ नहीं है, आपको ये भी देखना है कि सेल्स से पैसे वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब रिसीवेबल्स वर्सेस सेल्स। लेट्स से इफ यू आर डूइंग 100 रुपीज का सेल्स, तो उसमें पता लगा कस्टमर आपको 20 रुपए दे रहा है, 80 रुपए आपको 5 साल में दे रहा है वापस, दैट्स नॉट ए गुड सेल्स। उसमें कभी पैसे नहीं बनेंगे, बिकॉज इवेंचुअली यू विल रन आउट ऑफ मनी, फिर कंपनी बंद हो जाएगी, या इनको फ्रॉड करने पड़ेंगे अकाउंटिंग में टू मेक श्योर कि सब कुछ अच्छा दिखे। दूसरा, मैनेजमेंट का कॉम्पनसेशन पैटर्न कैसा है वर्सेस एवरेज एम्प्लॉयज। बहुत ज़्यादा अगर कोई अपनी सैलरी खुद अपने पॉकेट में डाल रहा है तो वो भी एक अच्छी साइन नहीं है, इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से होना चाहिए। आइडियली अगर खुद को आप इंक्रीमेंट ले रहे हो तो, और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी इंक्रीमेंट देना चाहिए। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको एनुअल रिपोर्ट में हमेशा मिल जाएंगी, तो यहाँ से भी आप एक जजमेंट बना सकते हो। फिर कंपोनेंट्स ऑफ एसेट्स, तो आपको ये देखना है कि उनके एसेट्स किस टाइप के हैं। अगर कोई अ, ऐसे कई बार मैंने एसएमईज में देखा है कि एसेट्स के नाम पे पता है क्या होता है, इनके पास मर्सिडीज की कार या ऑडीज होती हैं। अब ये सब कंपनी के नाम पे होती है, लेकिन इसको चलाएगा कौन, शायद उसके ओनर, सीएफओ, सीईओज और उनके बेटे चला रहे हैं, राइट। अब ये एसेट किस काम का है, तो आपको एसेट टाइप देखना पड़ेगा कि एसेट के अंदर ये एसेट वो है जिससे बिजनेस चलता है, या ये एसेट वैसा है जो इन्होंने अपनी मस्ती के लिए खरीद लिया है। उससे भी मैनेजमेंट का कई बार आपको जो एटीट्यूड है बिजनेस को लेके वो पता चल जाएगा। बी अवेयर, अगर कोई थोड़ा बहुत लेट से 100 करोड़ का एसेट है, उसमें अगर उन्होंने तीन चार 3-4 करोड़ का कुछ अपने लिए खरीद लिया है, जो कि इंडिया में ज्यादातर छोटी कंपनी वाले अपने अपने आप को ओनर तो बाप ही समझते हैं ना काफी दिनों तक, तो थोड़ा बहुत आप इसमें फॉरगिव कर सकते हो। लेकिन अगर 10 करोड़ का एसेट है, उसमें 2 करोड़ की ऑडी खड़ी है, तो फिर दैट्स ए वेरी वेरी बिग रेड फ्लैग। तो ये सारी चीजें आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। कई बार यंग एज के साथ प्रमोटर्स ये सब काम करते हैं, बट इट शुड नॉट गो बियॉन्ड बियॉन्ड द लेवल। तो आपको ये अगर अच्छी चीज़ है तो आपको यहाँ पे ये माइनस भी करना पड़ेगा।
देन लास्टली अगर बिजनेस अच्छा है, मार्जिन वाला बिजनेस है, प्रोग्रेस करेगा, मैनेजमेंट भी अच्छा है, तो आपको वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी। वैल्यूएशन का मतलब अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो उसकी अर्निंग पावर क्या है, ईपीएस ग्रोथ क्या रहेगी फ्यूचर में, उसके हिसाब से आप या तो ट्रेलिंग पीई देख सकते हो कि करंट पीई क्या है, या आप 24 मंथ्स का एडवांस या 12 मंथ्स का एडवांस फॉरवर्ड पीई भी देख सकते हो कि आगे के हिसाब से किस वैल्यूएशन पे मुझे अभी मिल रहा है। लॉस मेकिंग कंपनी है तो आप सेल्स देख सकते हो। सेल्स में जनरल रूल है, आप कभी भी स्क्रीनर पे जाओगे आपको दिख जाएगा हाउ मेनी टाइम्स। लेट्स से कंपनी का अगर मार्केट कैपिटल 100 करोड़ है, उसकी सेल्स भी 100 करोड़ है, तो वन टाइम पी बाई एस पे है यूजुअली। बीट एंड डाउन कंपनीज 1 और 2 या लेस देन 1 प्राइस बाई सेल्स पे होती हैं, और लॉस मेकिंग है तो उसमें पी तो आपको मिलेगा ही नहीं। और कोई भी कंपनी अगर आपको 7 8 या 10 टाइम्स प्राइस बाई सेल्स पे मिले तो सुपर इन्फ्लेटेड, वो बहुत ही ओवर वैल्यूड है, अगर आपको वहाँ पे पीई रेशियो नहीं मिल रहा है। फिर पीई भी कई बार काफ़ी हाई होता है छोटी कंपनीज में। लेट्स से कोई किसी कंपनी का टर्नओवर या रेवेन्यू ही 2 करोड़ था, अगले साल रेवेन्यू 10 करोड़ भी हो सकता है, 5 टाइम्स जंप, राइट। तो ऐसी कंपनी को 200 पीई पे भी यू विल नॉट बी कंसिडरिंग इट एज ए वेरी ओवर वैल्यूड कंपनी। तो आप हमेशा देखो, क्योंकि बेस छोटा है, तो इसके लिए आप पीईजी रेशियो यूज कर सकते हो कि अगर फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ ही 300% है, तो कंपनी अगर 300 की पीई पे भी है तो भी इट्स ए पीईजी रेशियो ऑफ ओनली 1। सो बेसिकली फॉर ए हाई ग्रोथ कंपनी, हाई पीई कंपनी, उसका फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ को आप से पीईजी रेशियो निकालो एंड डोंट पे मोर देन 1.5 पीईजी रेशियो, इवन अगर वो हाई ग्रोथ कंपनीज में है। कंपैरिजन के लिए आप इंडस्ट्री पीई रेशियो देख सकते हो, लेकिन इंडस्ट्री पीई रेशियो में प्रॉब्लम ये है, मेच्योर कंपनीज के पी रेशियो बहुत डिफरेंट होंगे स्मॉल कंपनीज से, तो प्रेफरेबली स्मॉल कंपनीज ही अगर आपको मिल जाएं, उनके पीई रेशियोज तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एसेट हैवी इंडस्ट्रीज के लिए पी बाई बी रेशियो भी देखना चाहिए, क्योंकि उनकी बुक वैल्यू, हालांकि बुक वैल्यू बहुत आउटडेटेड होती है, उसका रिवैल्यूएशन नहीं होता है, लेकिन दैट्स ऑल्सो ए गुड प्राइमर। फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के लिए पी बाई बी इज ए वेरी गुड रेशियो टू लुक आफ्टर। देन लास्टली एम हायर। तो पर्सनली मैं यही करता हूँ, कोई भी स्टॉक मुझे मिलता है तो अगर वो सिर्फ मुझे दिखता है कि यार डबल हो जाएगा उसके बाद, फेयरली वैल्यूड या थोड़ा ओवर वैल्यूड हो जाएगा, तो मैं उसके पढ़ता ही नहीं उसके उससे आगे। मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जो कम से कम 3 से 5 गुना अपसाइड मुझे मुझे दिख रहा हो ना। 3 से 5 गुना आज दिख रहा है, कल को बिजनेस कीप्स परफॉर्मिंग, वो 30x 50x 100x भी हो सकता है, नोबडी नोज। लेकिन इमीडिएट विजिबिलिटी जहां तक मुझे दिख रही है, बेसिस ऑन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, इंडस्ट्री कैसी चल रही है, अगर मुझे, और वैल्यूएशन कैसी है, अगर मुझे इतना अपसाइड दिख रहा है, तो वर्स्ट केस में भी 2 3x अपसाइड तो मुझे मिलेगा, राइट। या हो सकता है डबल मिल जाए वर्स्ट में, राइट, वर्स्ट टू वर्स्ट। लेकिन अगर मैं, शुरुआत ही ये है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा डबल हो सकता है या 1.5 टाइम्स जा सकता है, तो उसमें अगर मैं हॉरिबली रॉन्ग हुआ तो मे बी लॉसेस भी बन सकते हैं। तो आप हमेशा एम हायर करो, एंड दिस इज ऑल्सो ए फैक्टर जहाँ पे ज़्यादातर स्टॉक्स मेरी फिल्टर से बाहर हो जाते हैं। तो ये सब टफ टफ फिल्टर्स लगा के व्हाट हेल्प्स इज कि आप हमेशा कुछ ही स्टॉक्स पे फोकस करो, और आपको हर जगह पैसे डालने की जरूरत नहीं है, तो यू विल बी एबल टू रिजेक्ट अ लॉट ऑफ स्टॉक्स। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज आई सेड आइडियाज आपके पास हर तरफ से आते रहेंगे, तो यू हैव टू हैव ए फ्रेमवर्क जहाँ पे रिजेक्शन आसान हो। फिर मार्केट की एक रिलेटिव वैल्यूएशन भी आपको देखनी चाहिए कि बबल टाइम है या बस टाइम है। जो सबसे अच्छे रिटर्न्स एसएमई या स्मॉल कैप्स में आए थे वो कोविड की डेप्थ में आए थे, जबकि जिसने भी पैसा डाला 2020 मार्च अप्रैल के बाद, इवन जून जुलाई अगस्त तक भी जिसने पैसा डाला उसने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। तो उसमें हुआ ये है कि अब ये मैं थोड़ा सा एक और जंप मारूंगा अननोन अननोन्स पे। हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस अननोन अननोन्स। तो इसका एक तरीका ये है कि आप अपनी बाकी सारी एनालिसिस अच्छी कर लो, बिहेवियर अच्छा रखो, अननोन अननोन को भी आप रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपने खराब मार्केट में थोड़े रिस्की स्टॉक्स भी लिए हैं, जैसे एसएमई या स्मॉल कैप्स के, लेकिन अगर बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, और आप खुद भी कॉन्फिडेंट हो, तो आप अपना रिस्क वैसे ही काफी कम कर देते हो। सो यू आर डूइंग गुड एनालिसिस बट यू आर बाइंग विद गुड एनालिसिस एट ए बैड टाइम टू रिड्यूस दिस रिस्क ऑफ अननोन अननोन। क्योंकि खराब से जब अच्छा समय आता है तो वैसे ही ज्यादातर स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो अच्छे होते हैं वो फिर दे बिकम मल्टीबैगर्स। तो दिस इज वन वे ऑफ रिड्यूसिंग दिस अननोन अननोन थिंग। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड जैसा करेक्शन तो जल्दी जल्दी नहीं आता, लेकिन मिनी करेक्शन हर 2 3 साल में आते रहते हैं। सो वहाँ पे भी इट हेल्प्स यू टू कीप योर मनी एंड
वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी एंड द फैट पिच, बेसिकली जब फुल टॉस आए तब छक्का मारो बाकी टाइम वेट करो। बट अगर आपको ये भी रिड्यूस करना है तो आप ये डेफिनेटली आई वुड से करना चाहिए, क्योंकि आपका इन्वेस्टिंग करियर कोई 2 साल का तो है नहीं, क्या जल्दी है। अगर आप एक बार प्रॉपर इन्वेस्टर, सीरियस इन्वेस्टर बन गए तो आप 20 या 30 साल इन्वेस्ट करोगे, तो उस केस में आपके पास ऐसे 10 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और वहां पे प्रॉफिट जितना बनेगा ना, आप छोटा छोटा यहाँ पे सिंगल डबल लेके जितना निकालोगे उससे ज्यादा जल्द पैसा वहां बना लोगे। इमेजिन द CAGR इफ योर स्टॉक बिकम्स 3 4 5 टाइम्स वर्सेस हर साल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हाई मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी पैसे बन रहे हैं कभी नहीं बन रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। बैठे रहो, जब फुल टॉस आए छक्का मारो और आराम से चिल करो बाकी टाइम। तो ये हो गया अपना एवेल्यूशन ऑफ ए स्टॉक, वैल्यूएशन, मार्केट की रिलेटिव वैल्यूएशन। तो ओके, आई थिंक अभी हमने सारा कवर कर लिया, राइट। सो मेजरली आपको स्टॉक समझना है। स्टॉक के दो कंपोनेंट हैं, बिजनेस होता है, मैनेजमेंट होता है, तीसरा कंपोनेंट है कि अभी खरीदना है या बाद में खरीदना है, उसकी वैल्यूएशन कैसी है। ये हो गया। फिर आपको खुद को समझना है कि आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जिससे बीच में आपकी ये सारा एनालिसिस ब्रेक ना हो जाए। एंड यू शुड नो कि आपका गोल क्या है, किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। सिर्फ अमीर बनने के लिए इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। यू शुड हैव सम गोल्स कि किस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जिससे आपको ड्यूरेशन मिलेगा और वो पैसे आप समय रहते हटा लोगे। देन यू शुड नो कहाँ इन्वेस्ट करना है और आपका टेम्परामेंट क्या रहेगा। एक बार ये सब चीजें हो गई, उसके बाद आप बस अध्ययन करते रहो और पोर्टफोलियो धीरे धीरे अपना डेवलप करते रहो। यू विल डू इट। थोड़ा सा इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो भी है। तो एसेट क्लासेस कितने होने चाहिए, ये बहुत ही सब्जेक्टिव कॉल है। पर मेरे हिसाब से एक घर तो हर एक के पास होना चाहिए अपना, जैसे आप रेंट रेंट वेंट ना दो, ये ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट्स ऑब्वियसली हम लोग आज बात ही इसीलिए कर रहे हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने करियर पे ध्यान दो, सैलरी बढ़ाओ और ज़्यादा सैलरी बढ़ा के ज़्यादा SIPs करो, म्यूचुअल फंड में जाओ। क्योंकि ये कुछ भी आप मैं बोलूँगा अल्टीमेटली ये रिस्की अप्रोच तो है। आप शुरुआत के 5 साल तो स्टॉक मार्केट को गुरु दक्षिणा में ही दे दोगे, यू विल बी मेकिंग लॉसेज, एंड उसके बाद जो एक्सपीरियंस और जो मेंटल मॉडल डेवलप होगा, फिर आप प्रॉफिटेबल डील्स मारनी शुरू करोगे। गोल्ड एक हेज है कि अगर स्टॉक मार्केट या दुनिया तबाह हो गई, रुपी तबाह हो गया, तो यू कैन गोल्ड विल ऑलवेज हैव इट्स वैल्यू, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चीज़ है। बिटकॉइन नहीं है, गोल्ड है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए 2 4% आप अपना पोर्टफोलियो गोल्ड में रख सकते हो। रियल एस्टेट भी ज़रूरी है। बाकी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस। कितने शेयर्स स्टॉक्स होने चाहिए, तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर है। अ, देखिए इजी नहीं है। अगर आप 5 से 18, मैंने बहुत लंबी रेंज लिखी है इंडिविजुअली। मैं तो 5 से 7 स्टॉक से ज़्यादा नहीं रखता हूँ अपने उसमें डीमैट में। और इसी इंडस्ट्री सेगमेंट्स के रखता हूँ, खराब इंडस्ट्रीज को मैं अवॉइड करता हूँ। सी, जब मैं इतने सारे रिजेक्शन कर देता हूँ तो मेरी लिस्ट भी तो छोटी हो जाती है ना, जो मुझे ट्रैक करनी है। तो अगर मुझे 5 या 10 स्टॉक्स भी रखने हैं तो उसके लिए मुझे ट्रैकिंग रखनी पड़ती है उनसे ज़्यादा, मे बी 30 स्टॉक्स की ट्रैकिंग रखनी पड़ती है। 30 स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट साल में 4 बार आते हैं, तो 120 टाइम्स आपको वो स्टॉक्स रीवैल्यूएट करने पड़ेंगे एक साल के अंदर, 365 डेज के अंदर। तो एवरी थर्ड डे यू आर डूइंग दिस एनालिसिस, राइट। तो अभी आप देख लो ऑलरेडी काफ़ी टैक्सिंग है, इसलिए अगर आप अपनी लिस्ट छोटी रखोगे, जो फोकस लिस्ट लिस्ट है, जो पाइपलाइन लिस्ट है या अंडर स्टडी वाली लिस्ट है, तो वो दो तरीके से आपको मदद करेगी। एक तो ये कि आपका पोर्टफोलियो छोटा रहेगा, दूसरा ये कि आपको किसी भी बाकी इन्वेस्टर से ज़्यादा नॉलेज होगी उस स्टॉक के बारे में, क्योंकि आप कई सालों से उस स्टॉक को देख रहे हो, उसके प्रमोटर ने क्या बोला, किस मार्केट एनवायरनमेंट में उसके बिजनेस ने कैसे परफॉर्म किया, वो आपको नॉलेज फर्स्ट हैंड होगी, रादर देन पिछले 10 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ के समझना एक अलग चीज़ है। किसी स्टॉक को ऑब्जर्व करके सही टाइम पे जब आपको उसकी अच्छी वैल्यूएशन मिले खरीदना, वो एक अलग चीज़ है। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम ज़्यादातर लोग नहीं खरीद रहे होंगे उस शेयर को, क्योंकि उन्होंने उतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया। बट आपने किया है, क्योंकि आप उसको 3 4 5 साल से ट्रैक कर रहे हो। सो इन दैट केस आप शायद 99.9% इन्वेस्टर से ज़्यादा नॉलेज होगी आपके पास, स्पेशली अगर वो छोटा स्टॉक है। तो बाकी तो कोई ट्रैक ही नहीं कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर की तो मेमोरी ही 6 महीने की होती है। तो दैट्स हाउ आई डू। मोस्टली 20 22 स्टॉक ही ट्रैक करता हूँ, और उसमें से जो मुझे टॉप टॉप 5 टॉप 7 लगते हैं, बस उसमें ही इन्वेस्ट करता हूँ, बाकी मैं छोड़ देता हूँ। अब कभी कभी चैलेंज ये आता है कि मैंने 7 स्टॉक्स तो खरीद लिए, लेकिन अचानक से कोई एक स्टॉक आ गया जो बहुत ही अच्छा है। सो इट्स लाइक, आप इमेजिन करो अगर इंडियन क्रिकेट टीम के सेलेक्टर हो, आपको बिलियन पॉपुलेशन में सिर्फ 11 लोग सेलेक्ट करने हैं।
अभी उसमें 12वां आ गया तो किसको निकालना है, या उस 11 को भी कैसे सिलेक्ट करना है, वो बहुत टफ काम है। सो क्रिकेट की तो खैर अपनी प्रॉब्लम है। उनके उनके यहाँ भी रिजेक्शन क्राइटेरियाज हैं कि वो सिर्फ रणजी वाले प्लेयर्स को देखते हैं, गली क्रिकेट जो खेल रहा है उनके परव्यू में ही नहीं है। राइट, तो उन्होंने भी अपने नैरो कर रखा है कि ठीक है, टॉप विनिंग टीम्स में देखेंगे, आईपीएल कौन अच्छा खेल रहा है उसी में देखेंगे। सिमिलरली आपको भी एक बनाना पड़ेगा कि मैं इस जगह पे देखूंगा, बाकी जगह नहीं देखूंगा। और स्टॉक्स की कमी नहीं है, आप अगर छोटा भी रखोगे लेकिन आप जानोगे ज्यादा, सो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इज की ओवर ओवर योर बॉलर्स विच इज अदर कस्टमर्स। तो सॉरी, अदर रिटेलर्स। सॉरी, इतना बोलने की आदत नहीं है तो मैं थोड़ा सा अभी गड़बड़ हो रहा है। सो इन द एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अदर काउंटर पार्टी जो है उससे ज़्यादा आपको आना चाहिए, बाकी रिटेल इन्वेस्टर से आपको स्टॉक के बारे में ज़्यादा मालूम होने चाहिए। तभी आप उसको खराब टाइम पे खरीद पाओगे जब दूसरे लोग बेच रहे होंगे, या हाई वैल्यूएशन पे भी आप उसको रख पाओगे क्योंकि आपको पता है कि वो फ्यूचर में और भी अच्छा करने वाला है। लेकिन अगर कोई 12th में ना गया, कोई ऐसा स्टॉक आपको मिल गया जो आपको बहुत पसंद आया है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपका सबसे कमज़ोर प्लेयर कौन है, हु इज़ योर नंबर 10th और नंबर 11th। उससे आप कंपेयर करो कि यार ये नंबर 11 से अगर अच्छा है तो मैं नंबर 12 को इन ले लेता हूँ, नंबर 11 को बाहर कर देता हूँ। ये सब आप काम कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि हर साल आपका प्लेइंग 11 ही चेंज होता रहता है, वो मत करना। सो अल्टीमेटली इट्स योर ओन नॉलेज वर्सेस क्राउड नॉलेज। और जब आपके पास अपनी खुद की नॉलेज होगी तो आप हमेशा जो रिस्क फैक्टर्स हैं और ख़राब टाइम्स हैं, आपको उसमें इन्वेस्टर बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। एंड दिस इज़ अ की फॉर योर सक्सेस। बाकी मैनेजमेंट की एनालिसिस, बिजनेस के एनालिसिस तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, फंसते सब यहाँ पे हैं। तो आपको अगर ये चीज़ अच्छे से आती है और ये चीज़ रीजनेबली ओके आती है, तब भी आई थिंक आप पैसे बना लोगे, अननोन अननोन को छोटा करके, मतलब ख़राब टाइम पे खरीद के। मैनेजमेंट से तो कई लोग मिलते भी नहीं हैं, आई थिंक अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर दमानी जी शायद नहीं मिलते, मैनेजमेंट से कभी नहीं मिलते। और बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो मैनेजमेंट से ही मिलते हैं तभी एनालिसिस करते हैं तभी खरीदते हैं। तो इट डिपेंड्स, हर एक की अपनी स्टाइल है। एंड ऑफ द डे आपको अपना फ्रेमवर्क, अपना पिच, अपना रिजेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन से ज़्यादा रिजेक्शन होना चाहिए क्राइटेरिया में, वो डिसाइड करना पड़ेगा। एंड विद ए स्टेबल फाउंडेशन, विद अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट, क्योंकि आपको ये गेम बहुत सालों तक खेलना है। देयर इज नो वे कि आप पैसे नहीं बनाओगे। इंडियन मार्केट में बहुत ग्रोथ है अभी। डेमोग्राफिक वाइज हम लोग कम से कम 20 से 30 साल ग्रो ही करते रहेंगे, उसके बाद का बाद में देखेंगे। बट मेक मनी दिस टाइम, अदरवाइज आगे चल के समवेयर डाउन द लाइन आप आपसे कोई ना कोई पूछेगा कि पापा या अंकल आपने उस समय पैसे नहीं बनाए, सबने जब बनाए थे। सो डोंट दिस मिस दिस अपॉर्चुनिटी, डू पार्टिसिपेट एंड ऑल द बेस्ट। कुछ आपको क्वेरी हो तो ऑब्वियसली यू कैन कम बैक, दिस इज जस्ट अ पर्सनल मैसेज। जो मैंने प्रॉमिस किया था ईयर एंड पे मैं एक स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क बनाऊंगा, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा। सो डोंट वरी, यू कैन लिसन टू दिस अगेन, हाई स्पीड लो स्पीड जैसा भी आपको सुनना है, इसलिए यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। और हैप्पी टू गेट इनटू ए कॉल अगर आपको कुछ और पूछना है। ऑल द बेस्ट। चलो काफ़ी बोलिए गाइस, सी यू, स्टे इन टच, बाय।